हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिक पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 617 लोकोमोशन एंड मोमेंट, केवल एक वीडियो में पूरा चैप्टर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मोमेंट जो है, मोमेंट क्या है? ये सिग्निफिकेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एनिमल, प्लांट जो हैं अलग अलग तरीके के मोमेंट शो करते हैं। जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के द्वारा शो किया जाता है, जो है एक सिंपल फॉर्म है मोमेंट का। सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स भी हैं, बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म में ही मोमेंट शो करते हैं। ह्यूमन में जो है लिम्ब, जॉ, आईलिस, टंग्स के द्वारा मोमेंट किया जाता है। अब यहाँ से अगर हम ये देख लें कि टेंटिकल्स के द्वारा कौन सा मोमेंट शो करते हैं, तो टेंटिकल्स के द्वारा हाइड्रा जो हो गया ये शो करते हैं। सीलिया, फ्लैजिला जो कौन शो करते हैं? सीलिया, फ्लैजिला जो होते हैं बैक्टीरिया हो गए, और बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों शो करते हैं इस मोमेंट को। क्षमा मोमेंट रिजल्ट इन, कुछ मोमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें लोकेशन चेंज हो जाती है, तो ऐसे वॉल्यूंटरी मोमेंट को बोलते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या है? जिसमें हमारा लोकेशन चेंज होती है, हम अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूंटरी मोमेंट्स। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब क्या है? लोकोमोटिव मोमेंट होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मोमेंट। तो लोकोमोटरी मोमेंट जो है अदर टाइप के मोमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा मोमेंट होता है, तो सीलिया के द्वारा क्या होता है, फूड जो है साइटोफेरिक्स में भेजा जाता है, अब वो लोकोमोशन भी है। तो सीलिया में मोमेंट और लोकोमोशन दोनों शो करते हैं। जैसे हाइड्रा क्या करते हैं? टेंटिकल्स का यूज करते हैं प्रे को पकड़ने के लिए, और लोकोमोशन में भी यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वी लिम्ब, और हम लोग क्या करते हैं, हाथ पैरों का यूज करते हैं बॉडी पोस्चर को चेंज करने के लिए और लोकोमोशन को भी। तो हम ऊपर दिए गए पॉइंट से हमको ये कन्फर्म पता चला कि टू मे बी लिंक्ड बाई स्टेटिंग दैट आर लोकोमोशन। तो सारे लोकोमोशन मोमेंट होते हैं, लेकिन सारे मोमेंट लोकोमोशन नहीं होते। तो ऑल लोकोमोशन आर मोमेंट, बट ऑल मोमेंट आर नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन के जो तरीके, मेथड हैं, वो एनिमल में अलग अलग तरीक़ों के हो सकते हैं। वो किस पर डिपेंड करते हैं? हैबिटेट्स और डिमांड ऑफ सिचुएशन पे। तो ये पॉइंट है। तो एनिमल जो लोकोमोशन के जो मेथड हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? पहला हमारा हैबिटेट हो गया, दूसरा जो है डिमांड ऑफ सिचुएशन हो गया, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। हाउ एवर लोकोमोशन जनरली फॉर सर्च फॉर फूड। तो लोकोमोशन क्यों करते हैं? खाने की तलाश के लिए, शेल्टर के लिए, मेटिंग के लिए, सुटेबल ब्रीडिंग के लिए, और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, और एनिमी और प्रीडेटर से बचने के लिए। ये जो है लोकोमोशन जनरली ये इन चीज़ों के लिए किया जाता है। टाइप ऑफ मोमेंट, सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एक्सिबिट 3 टाइप ऑफ मोमेंट। ह्यूमन सेल जो है 3 तरीके के मोमेंट करते हैं। पहला अमीबॉइड, दूसरा सिलियरी, तीसरा मस्कुलर। तो अमीबॉइड, सिलियर और मस्कुलर मोमेंट जो है ये ह्यूमन सेल के द्वारा किया जाता है। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं हमारी बॉडी में, जैसे मैक्रोफेजेज हो गई, ल्यूकोसाइट हो गई ब्लड में, जो कि अमीबॉइड मोमेंट शो करती हैं। जो स्यूडोपोडिया बनाती हैं, स्यूडोपोडिया क्या बनता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो कि स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा में जैसे बनता था वैसे यहाँ पर अमीबॉइड मोमेंट, अमीबा के जैसा मोमेंट करता है, यानी स्यूडोपोडिया को बोलते हैं फॉल्स फीट। तो स्यूडोपोडिया को बोलते हैं फॉल्स फीट, इसको फॉल्स फीट के नाम से भी जानते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट भी अमीबॉइड मोमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो अमीबॉइड मोमेंट में कौन इन्वॉल्वमेंट होता है? माइक्रोफिलामेंट्स। सीलियरी मोमेंट जो है ये हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में किया जाता है, जैसे जो सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइनिंग होती हैं। तो सीलिया का जो मोमेंट होता है कोऑर्डिनेटेड होता है। कहाँ पर? सीलिया का सीलियरी मोमेंट 2 ही जगह, एक तो ट्रेकिया में होता है, दूसरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो ट्रेकिया में जो है डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए किया जाता है, और कुछ फॉरेन पार्टिकल भी आ जाते हैं, उनको एटमॉस्फेयर एयर के साथ में इनहेल कर लिया जाता है, उनको भी बाहर रिमूव करने के लिए ये सीलियरी मोमेंट किया जाता है। सीलिएटेड एपिथेलियम जो कि हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन में लाइन होते हैं, उनमें से एक ट्रेकिया है, ठीक है, और दूसरा क्या है? ओवा का जो पासेज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो भी कंफर्म किया जाता है, वो भी किया जाता है सीलियरी मोमेंट। तो सीलियरी मोमेंट जो है 2 तरीके का होता है। सीलियरी मोमेंट ह्यूमन बॉडी में 2 जगह पाया जाता है, एक तो ट्रेकिया में होता है, दूसरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। मैनी ऑफ अवर लिम्ब जैसे जॉ, टंग, ये सब क्या करते हैं? मस्कुलर मोमेंट करते हैं। तो एक तो अमीबॉइड मोमेंट हो गया,
एक तो अमीबॉयड मोमेंट हो गया, दूसरा सिलेरी मोमेंट हो गया, और तीसरा जो हमारे पास में है मस्कुलर मोमेंट होता है। तो मस्कुलर मोमेंट में क्या होता है, हमारे हाथ पैर जबड़े टंग इनका सबका मोमेंट होता है। तो मसल्स के पास में कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती हैं, जिनका यूज करके लोकोमोशन और अदर मोमेंट कन्फर्म किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल सकता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से लोकोमोशन और अदर मोमेंट ह्यूमन बीइंग करता है। मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स और ज़्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉन्ट्रैक्ट मसल्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होने की वजह से लोकोमोशन मोमेंट कन्फर्म करते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या होना चाहिए, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए मस्कुलर स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम का। तो लोकोमोशन तभी अच्छा होता है, लोकोमोशन जो है तभी परफेक्ट माना जाता है, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करता है जब मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और न्यूरल सिस्टम तीनों सिस्टम कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, कितनी तरीके की मसल्स होती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, और स्केलेटल सिस्टम के और कौन से एस्पेक्ट हैं। तो यहाँ पे देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मसल्स के बारे में। सीलिया और फ्लैजिला जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती हैं। सीलिया और फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ होती हैं। फ्लैजिलर मोमेंट जो है क्या कहाँ पे पाया जाता है, स्पर्मेटोजोआ में पाया जाता है। तो फ्लैजिलर मोमेंट जो है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ शो करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज में फ्लैजिलर मोमेंट होता है। तो एक तो फ्लैजिलर मोमेंट ह्यूमन में स्पर्मेटोजोआ करते हैं, दूसरा जो है स्पंज में कैनाल सिस्टम में भी वाटर करंट का मेंटेनेंस भी फ्लैजिलर मोमेंट के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन बेस्ट बन सकता है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज इज कन्फर्म बाय द लाइक अ फ्लैजिलर मोमेंट। लोकोमोशन जैसे प्रोटिस्टा में, यूग्लिना में भी होता है। तो फ्लैजिलर मोमेंट कहाँ कहाँ होता है, फ्लैजिलर मोमेंट किसके किसके पास में, तो एक तो हो गया हमारे पास स्टीमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दूसरा हो गया हमारे पास में कौन से और कहाँ पे हो गया, स्पंजेज में हो गया, तीसरा जो हो गया प्रोटिस्टा जैसे यूग्लिना में होता है। ठीक है, मसल्स जो है एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। पूरी बॉडी वेट का 40 से 50% जो है मसल्स कंट्रीब्यूशन करती हैं बाई वेट। मसल्स के पास में कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, उनमें से एक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई मसल्स के पास में, एक तो प्रॉपर्टी हो गई एक्साइटेबिलिटी, दूसरी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तीसरी हो गई एक्सटेंसिबिलिटी और चौथी हो गई इलास्टिसिटी। ये मसल्स के पास में 4 प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब मसल्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी। इन 3 चीज़ों के बेसिस पे मसल्स को क्लासिफाई किया गया। कौन, पहला लोकेशन, दूसरा अपीयरेंस, तीसरा नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी। किस तरीके से मसल्स रेगुलेट होती हैं, मतलब वॉल्यूंट्री हैं, इनवॉल्यूंट्री हैं। तो ये हमारे पास में इनकी लोकेशन के बेसिस पे, तो पहला क्या है, लोकेशन के बेसिस पे वैसे डिवाइड तो 3 चीज़ों की तरीके से करते हैं, लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर ऑफ रेगुलेशन। लेकिन लोकेशन के बेसिस पे ये मसल्स 3 तरीके की होती हैं। पहला स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, 3 तरीके की मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, जो हमारे स्केलेटल कंपोनेंट से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, यानी कि स्केलेट बॉडी के स्केलेटल कंपोनेंट यानी कि हड्डियों से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। वो कौन सी मसल्स हैं, स्केलेटल हैं। इनका अगर अपीयरेंस देखा जाए तो स्ट्रिप जैसा दिखती हैं। जब इनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये हमको स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखाई देती है। इस वजह से स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा गया। और इनकी अगर एक्टिविटी देखी जाए तो इनकी एक्टिविटी हमारी इच्छा अनुसार होती है, वॉल्यूंट्री होती है, वॉल्यूंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। इस वजह से इनको वॉल्यूंट्री मसल्स भी कहा गया है। ये प्राइमरी जो हैं लोकोमोशन में इन्वॉल्वमेंट होती हैं और बॉडी पोस्चर के चेंज करने में भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इनका प्राइमरी जो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन क्या है इनका, पहला लोकोमोटरी एक्शन, दूसरा चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर। विसरल मसल्स, विसरल मसल जो होती हैं ये इनर वाल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन में पाई जाती है, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। इनके पास में किसी भी तरीके का स्ट्रिएशन नहीं होता, इस वजह से स्मूथ दिखाई देती हैं। तो इस वजह स्मूथ होने की वजह से कोई स्ट्रिएशन नहीं, तो इनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। इनकी एक्टिविटी अगर देखी जाए तो इनकी एक्टिविटी हमारी वॉल्यूंट्री कंट्रोल में नहीं होती है। नर्वस सिस्टम के वॉल्यूंट्री कंट्रोल में इनकी एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से इन मसल्स को इनवॉल्यूंट्री मसल्स भी कहा गया। जैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू जेनाइटल ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट होना और गैमीट का जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल
ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट होना, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। अब देखते हैं नेम ऑफ सजेस्ट। जैसे कार्डिक मसल्स है, तो कार्डिक मसल जो है हार्ट की मसल्स होती हैं। तो मैनी कार्डिक मसल्स सेल आर अजेंबल ब्रांचिंग पैटर्न, बहुत सारी, ऑल कार्डिक मसल्स नहीं, ऑल नहीं, मैनी कार्डिक मसल्स जो हैं ये ब्रांचिंग पैटर्न शो करती हैं, वो आगे चल करके कार्डिक मसल्स का एक फॉर्मेट ही है। तो इनका अपीयरेंस अगर देखा जाए तो कार्डिक मसल स्ट्रेटेड होती हैं, लेकिन नेचर देखा जाए तो इनवॉल्यूंटरी होती हैं। तो ये नर्वस सिस्टम जो है हमारी एक्टिविटी को डायरेक्ट, हम इस हमारा नर्वस सिस्टम इनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, मतलब इच्छानुसार नहीं होती। तो ये इनवॉल्यूंटरी होती हैं लेकिन स्ट्रेटेड होती हैं। तो कार्डिक मसल जो है हार्ट की मसल्स में पाई जाती हैं, हार्ट की मसल्स बनाती हैं। बहुत सारी कार्डिक मसल जो है ब्रांचिंग पैटर्न शो करती हैं टू फॉर्म अ कार्डिक मसल्स के लिए। इनका अपीयरेंस जो होता है स्ट्रेटेड होती हैं और इनका नेचर इनवॉल्यूंटरी होती है। एज नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल दियर एक्टिविटी डायरेक्टली, तो नर्वस सिस्टम जो है इनकी एक्टिविटी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो पहले देख लेते हैं स्केलेटल मसल्स को, हम डिटेल में देखते हैं उनके स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो हर स्केलेटल मसल जो है वो बहुत सारे मसल्स बंडल से मिलकर बना है, जिनको मसल्स बंडल को फेसिकल्स बोलते हैं। और फेसिकल्स आपस में जुड़ती है कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं फेसिया। तो मसल्स बंडल यानी स्केलेटल मसल्स के पास में मसल्स बंडल होते हैं या फेसिकल्स होते हैं। अब फेसिकल्स या मसल बंडल आपस में फेसिया से जुड़ते हैं। तो हर मसल्स बंडल के पास में मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है। तो हर मसल्स फाइबर के पास में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको सार्कोलेमा बोलते हैं। उस सार्कोलेमा के अंदर सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। मसल्स फाइबर के पास सिनसाइटियम कंडीशन होती है। सिनसाइटियम क्या है, उसके पास में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो मसल्स फाइबर के पास साइटोप्लाज्म में यानी कि सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। इस वजह से कैसी होती है, सिनसाइटियम। तो हम ये बोल सकते हैं स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जो स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स जो होती कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। तो मसल फाइबर सिनसाइटियम कंडीशन रखती है यानी कि सार्कोप्लाज्म में इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। और इनके क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम आयन के स्टोर हाउस होते हैं। कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही स्टोर किया जाता है। इनका एक और कैरेक्टर मसल फाइबर का कि इसमें बहुत सारे नंबर में सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे नंबर में पैरेलली अरेंज फिलामेंट होते हैं। कुछ फिलामेंट पाए जाते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर जो आपस में पैरेलली अरेंज होते हैं, उन फिलामेंट को बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। तो मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल साइकोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, सार्कोप्लाज्म में पाए जाते हैं, यानी मसल्स फाइबर के अंदर। मसल्स फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में फिलामेंट पाए जाते हैं जो पैरेलली अरेंज होते हैं। उन फिलामेंट को बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। हर मायोफाइब्रिल के पास में अल्टरनेट डार्क लाइट बैंड होता है। ईच मायोफाइब्रिल के पास अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होता है। तो इसकी मायोफाइब्रिल की स्टडी जब डिटेल करते हैं तो हमको कैसा दिखता है अपीयरेंस, स्टेटेड अपीयरेंस अगर देखता है तो स्टेटेड अपीयरेंस क्यों दिखता है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती हैं जो अल्टरनेट मैनर में पाई जाती हैं, एक एक्टिन होती है, दूसरी मायोसिन होती है। तो लाइट बैंड के पास में एक्टिन पाई जाती है जिसको आई बैंड बोलते हैं यानी आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, जबकि डार्क बैंड यानी ए के पास में डार्क बैंड को एन आइसोट्रोपिक बैंड यानी ए बैंड बोलते हैं, इसके पास में मायोसिन होती है। यानी ए बैंड के पास में मायोसिन है और आई बैंड के पास में एक्टिन पाई जाती है। दोनों प्रोटीन जो हैं एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होती है, यानी कि एक्टिन और मायोसिन दोनों एक दूसरे के साथ में रॉड लाइक पैटर्न में अरेंज होती हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ में, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी कि मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होती है। एक्टिन फिलामेंट जो हैं पतले होते हैं जबकि मायोसिन फिलामेंट थिक होते हैं। तो इस वजह से एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट भी बोला जाता है और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट बोला जाता है। तो एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट और मायोसिन को थिक फिलामेंट कहा जाता है। तो आई बैंड के सेंटर से एक इलास्टिक फाइबर बाइसेक्ट करता है, उसको बोलते हैं जेड लाइन। तो जेड लाइन क्या होती है, जो आई बैंड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देती है, उसको बोलते हैं जेड लाइन। होती किसकी है, एक इलास्टिक फाइबर होता है जो इसको बाइसेक्ट करता है आई बैंड को। थिन फिलामेंट जो है
फर्मली अटैच टू जेड लाइन, थिन फिलामेंट जेड लाइन से अटैच्ड होता है। थिक फिलामेंट जो है ए बैंड जिसको बोलते हैं, ए बैंड में जो थिक फिलामेंट है यानी कि थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो टुगेदर बाय द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। यानी आई बैंड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जेड लाइन है और ए बैंड को बाइसेक्ट करने वाली लाइन जो है वो एम लाइन है। तो एम लाइन जो होती है थिन फाइब्रस होती है और जेड लाइन जो होती है इलास्टिक होती है। तो ये बोल सकता है यहाँ से, यानी जेड लाइन जो है, जेड लाइन कैसी है हमारे पास में इलास्टिक फाइबर होता है। जेड लाइन जो है ये इलास्टिक फाइबर होता है और जो एम लाइन है, एम लाइन होता है, ये एम लाइन हमारे पास में कैसा होता है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती। तो ये क्वेश्चन बोल सकता है यहाँ से 26 में। ठीक, तो जेड लाइन जो है इलास्टिक फाइबर से बनती है जो दो आई बैंड को यानी कि आई बैंड को बाइसेक्ट करती है और जो एम लाइन है वो ए बैंड को बाइसेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो ए बैंड को कौन बाइसेक्ट करता है हमारे पास में, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन एम लाइन हो गया और जो क्या कहते हैं जो इलास्टिक फाइबर है वो जेड लाइन होती है किसके पास में, आई बैंड के पास। ठीक है, ए बैंड एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटिवली थ्रू आउट लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल। पूरी मायोफाइब्रिल की पूरी लेंथ में अल्टरनेट ए बैंड अल्टरनेट आई बैंड, ए बैंड आई बैंड, ए बैंड आई बैंड इस तरीके से अरेंज होते हैं। द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन। तो मायोफाइब्रिल का वो पोर्शन यानी कि दो लगातार जेड लाइन के बीच का जो मायोफाइब्रिल का पोर्शन है उसको माना जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि मायोफाइब्रिल के बीच में जो दो जेड लाइन का जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या सार्कोमियर है। रेस्टिंग स्टेट में अगर हम बात करते हैं तो रेस्टिंग स्टेट में एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट। तो एज ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप फ्री एंड ऑफ थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट। तो कहना क्या चाह रहा है, ये बतलाना चाहता है अगर हम रेस्टिंग स्टेट में अगर बात करते हैं तो रेस्टिंग स्टेट में थिन फिलामेंट के जो किनारे हैं वो थिक फिलामेंट को पार्शियली ओवरलैप करते हैं। यानी कि थिन फिलामेंट के जो किनारे हैं वो थिक फिलामेंट के आइदर साइड किधर से भी यानी कि थिक फिलामेंट की फ्री एंड को पार्शियली ओवरलैप करते हैं और जो पार्ट थिक फिलामेंट का बचा रह जाता है, जो सेंट्रल पार्ट बचा रह जाता है थिक फिलामेंट के सेंट्रल पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं होता है उसको बोलते हैं एच जोन। एच जोन क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग। एच जोन क्या है, नॉन ओवरलैपिंग बाय थिन फिलामेंट ऑन थिक फिलामेंट, उसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, तो सबसे पहले एक डायग्राम ऊपर उसको देख लेते हैं। यहाँ पे डायग्राम में क्या है हमारे पास में, तो ये जो हमको दिखाए गए हैं ये इनको बोलते हैं मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर बोले हैं, मसल्स सेल बोलते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन दिखाई गई है इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के अंदर क्या होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। और ये हमको क्या दिखाई गए हैं, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी हैं। ठीक है, और ये जो हैं आपको दिखाए गए हैं इनको बोलते हैं फेसिकल्स यानी मसल्स बंडल। और मसल्स बंडल को जोड़ने का काम क्या करती है उसको बोलते हैं फेसिया। तो फेसिया क्या है, ये है, इसको क्या बोलते हैं, फेसिया बोलते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, फेसिया। तो ये हमारे पास में क्या हो गए, मसल्स बंडल, ये एक मसल्स बंडल, दो मसल्स बंडल, तो ये फेसिया हो गया, ये फेसिया हो गया। तो इनको बोलते हैं हम फेसिया। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या फेसिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, हमारा डायग्राम हो गया। अब ये किसका दिया गया, मसल्स बंडल और मसल्स फाइबर को दिखाया गया है। ये डायग्राम है, ये हमारी जेड लाइन है। ठीक है, ये हमारा आई बैंड है, ये हमारा जेड लाइन है, ये हमारी जेड लाइन हो गई और ये हमको आई बैंड दिया गया है, ये आई बैंड है, ये आई बैंड है और ये वाला तुम्हारा ए बैंड है, ये आई बैंड। यानी कि दो हाफ, यानी सार्कोमेयर को हम बोल सकते हैं टू हाफ आई बैंड, टू हाफ आई बैंड प्लस एक ए बैंड। तो एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड को मिला के बोलते हैं सार्कोमेयर।
और ये जोन होता है जो आई बैंड ए बैंड को ओवरलैप नहीं करता, इसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, तो ये सार्कोमेर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, यानी कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट है, बोल सकते हैं यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट कौन है, सार्कोमेर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो एक हमारे पास एक्टिन यानी थिन फिलामेंट होता है, एक हमारे पास थिक फिलामेंट होता है, एक थिन फिलामेंट एक थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो होता है ये दो फिलामेंटस एक्टिन से हेलिकली बाउंडेड होता है एक दूसरे के साथ में। एफ एक्टिन जो है ये पॉलीमर किसका है, ग्लोबुलर एक्टिन का, जो कि मोनोमर, यानी एफ एक्टिन जो है ये बोल सकते हैं एक्टिन फिलामेंट दो एफ यानी कि दो फिलामेंट एक्टिन से हेलिकली बाउंडेड होता है, दो फिलामेंट एक्टिन से हेलिकली बाउंडेड होता है। हर एक एफ एक्टिन के पास में ग्लोबुलर एक्टिन पाए जाते हैं जो पॉलीमर, यानी कि एफ एक्टिन क्या है, पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन है, ग्लोबुलर एक्टिन है। दो फिलामेंट हैं, दो फिलामेंट ऑफ एनदर प्रोटीन, यानी कि एनदर प्रोटीन के दो फिलामेंट होते हैं। एक तो ट्रोपोमायोसिन जो है, ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन के पैरेलली, एफ एक्टिन के पास यानी पैरेलली रन करता है पूरी लेंथ। जितनी लेंथ तुम्हारी किसकी होगी, एफ एक्टिन की होगी, उतनी ही लेंथ में ट्रोपोमायोसिन पैरेलली रन करता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसका नाम है ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। रेस्टिंग स्टेट में तो ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट है, रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन की जो सब यूनिट है ये मास्क कर दी जाती है किसकी, एक्टिव बाइंडिंग साइट मायोसिन के लिए। जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मायोसिन के लिए जो एक्टिव बाइंडिंग साइट हैं उनको ट्रोपोनिन की सब यूनिट क्या करती है, मास्क कर देती है, यानी कि उसको कवर कर लेती है। अब जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। इसकी जो मोनोमेरिक प्रोटीन होती है उनको बोलते हैं मेरोमायोसिन। मेरोमाइसिन जो है थिक फिलामेंट बनाती है। मेरोमाइसिन के पास में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक ग्लोबुलर हेड होता है, दूसरा शॉर्ट आर्म होता है और टेल होती है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म और टेल। तो अब इनमें से जो एक पोर्शन रखता है ग्लोबुलर हेड, इसको बोलते हैं हैवी, एक होती हैवी मेरोमाइसिन और एक होती लाइट मेरोमाइसिन। तो मेरोमाइसिन के दो पार्ट हैं, तो क्या बोला है, फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हैवी मेरोमाइसिन लेटर, यानी कि ये बोलना चाह रहा ग्लोबुलर हेड और क्रॉस आर्म मिला के बनाते हैं हैवी मेरोमाइसिन, और जो टेल पार्ट आता है वो लाइट मेरोमाइसिन बनाता है। तो हैवी मेरोमाइसिन का कंपोनेंट कौन, हेड और शॉर्ट आर्म, जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर एट द सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, और एक दूसरे के साथ में कुछ एंगल पे, ये देखो एंगल दिख रहा है, तो कुछ एंगल पे आपस में क्या होते हैं, एंगल बनाते हैं सरफेस से, जिसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो कुछ एंगल पे हैं तो इनको क्या बोलते हैं, ये वाला कुछ एंगल पे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो इनको बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो क्या बोला, हेड और शॉर्ट आर्म, इनको मिला के बोलते हैं हम हैवी मेरोमाइसिन। ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं रेगुलर डिस्टेंस पे और एक दूसरे के साथ में कुछ एंगल बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। तो ग्लोबुलर हेड के पास में एटीपीएज एंजाइम होता है और इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और एक्टिव साइट फॉर एक्टिन होता है। तो ये बोल सकते हैं इसके पास में दो तरीके की साइट होता है, एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइट। जो ऊपर वाला होता है ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, नीचे वाला एटीपी। अब कैसे याद करेंगे, सी लेटर है तो सी लेटर पहले आता है, टी लेटर बाद में आता है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये हेड है, ये क्रॉस आर्म है, ये क्या है, टेल है। ठीक है, तो ये दोनों क्या बना देते हैं, HMM, हैवी मेरोमाइसिन। ये वाले टेल क्या बनाती है, लाइट मेरोमाइसिन। ठीक है, और यहाँ पे एक्टिन का डायग्राम दिखाया गया है। ये हमको जो ग्लोबुलर प्रोटीन दिख रही है ये हमारी एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन कितनी है, दो, एक एक्टिन के पास में दो एफ एक्टिन होती हैं जो किससे बनती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन से बनती है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। इसके ऊपर जो है कि तुमको रस्सी जैसी दिखाई गई, इसको बोलते हैं हम ट्रोपोमायोसिन। तो ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन इसके क्लोज होती है और इसके क्लोजली पैरेलली रन करती है एफ एक्टिन के, और इसके ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलरली डिस्टेंस पे कुछ
प्रोटीन कुछ सब यूनिट पाई जाती हैं, जो कुछ प्रोटीन होती है इसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या होती है? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अब कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन की जाती है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से, जो ये बतलाती है कि मसल फाइबर का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइडिंग होने की वजह से, यानी थिक फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं, तभी मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के जरिए से एक सिग्नल भेजता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है कब? जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन के जरिए से एक सिग्नल को भेजता है। तो मोटर न्यूरॉन जो है मसल्स फाइबर के साथ मिलकर के मोटर यूनिट बनाती हैं। तो ये लिख लेते हैं, मोटर यूनिट में कौन आते हैं? मोटर यूनिट। तो मोटर यूनिट में कौन आते हैं हमारे पास? एक तो मसल्स फाइबर आते हैं, मसल्स फाइबर आते हैं, और क्या आता है हमारे पास में? मोटर न्यूरॉन आता है, मोटर न्यूरॉन। ये हो गया। तो मोटर यूनिट में कौन कौन आ जाते हैं? मसल्स फाइबर और मोटर न्यूरॉन आ जाते हैं। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन मसल्स फाइबर के साथ मिल करके बनाते मोटर यूनिट, और जो जंक्शन बनता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा मसल्स फाइबर के बीच में, उसका नाम होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन और मसल्स फाइबर मिलकर के मोटर यूनिट बना दिए। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा जो मसल्स फाइबर की है, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है उसका नाम होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। अब ये जो न्यूरल सिग्नल जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए से भेजा गया था मसल्स को, तो वो क्या करेगा? आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे उस न्यूरल सिग्नल को रिलीज कर देगा। कैसे? न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्मेट में। तो मोस्ट कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइलकोलिन है। ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है? एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है सार्कोलेमा के ऊपर। जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, तुरंत मसल फाइबर में पूरी जगह यानी कि पूरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? सार्कोप्लाज्म में से कैल्शियम आयन रिलीज होना चालू हो जाएंगे। सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन निकलने लगते हैं सार्कोप्लाज्मिक से, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगता है। जब कैल्शियम लेवल बढ़ने लगेगा तो कैल्शियम क्या करता है? ट्रोपोनिन की सब यूनिट के ऊपर, जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो ट्रोपोनिन थी, ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ में कैल्शियम बाइंड कर जाएगा। जब ऐसे कैल्शियम बाइंड कर दिया तो मायोसिन के लिए जो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो मास्किंग थी वो मास्किंग को हटा देगा। तो मास्किंग को कैल्शियम आयन क्या करता है? ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ में मिल करके मास्किंग को हटा देता है। इस दौरान में, मास्किंग को हटाने के दौरान में एटीपी खर्चा होता है, तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। अब मायोसिन का जो हेड है वो एक्टिन के ऊपर जो उसकी जो अब एक्टिव साइट एक्सपोज हो चुकी है उसके साथ में क्रॉस ब्रिज बना लेता है। तो कैल्शियम ने क्या किया? ट्रोपोनिन की सब यूनिट के साथ में मास्किंग को हटाया, जो मास्किंग एक्टिन फिलामेंट के ऊपर थी। उसके इस दौरान में एटीपी का खर्चा हुआ। अब मायोसिन क्या करेगा? एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की जो बाइंड करने की जो जगह है वो खुल गई है, अब उसके साथ में मायोसिन अब एक्टिन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कैसा ब्रिज बनता है? क्रॉस ब्रिज बना लेता है। इस दौरान में क्या होगा कि जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो सेंटर की तरफ यानी कि ए बैंड के सेंटर की तरफ पुल खींच जाते हैं, यानी कि एक्टिन फिलामेंट ए बैंड की तरफ खींच जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? जेड लाइन जो होगी वो अंदर की तरफ खींची चली जाएगी और सार्कोमेर छोटा हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हुआ? सबसे पहले एक्टिन फिलामेंट अंदर की तरफ खींचा टूवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड, जिसकी वजह से जेड लाइन भी क्या हुई? अंदर की तरफ खिंच गई। अब जैसे ही जेड लाइन खिंच गई तो सार्कोमेर क्या हो गया? छोटा हो गया। इसको बोला गया कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्लियर ये पता चलता है कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, यानी कि जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इस समय आई बैंड क्या होता? छोटा हो जाता, आई बैंड रिड्यूज हो जाता है और ए बैंड की लेंथ सेम रहती है। ए बैंड की लेंथ सेम रहती है और मायोसिन में एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट दोबारा
रिलीजिंग द एडीपी एन इनऑर्गेनिक फास्फेट, यानी एटीपी जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में ब्रेक हुआ, मतलब एटीपी का खर्चा हुआ, फिर दोबारा रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं। तो ए न्यू एटीपी बाइंड टू क्रॉस ब्रिज टू ब्रोकन, और क्या करेगा जब क्रॉस ब्रिज जब ब्रेक होता है तो यही इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी मिल करके एटीपी दोबारा बना देते हैं। तो एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज बाय द मायोसिन हेड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। तो इस तरीके से जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो एटीपी खर्चा होगा, जब क्रॉस ब्रिज जब टूटेगा तो एटीपी दोबारा बन जाता है। तो इस तरीके से तो ब्रेकेज ऑफ रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग, इस तरीके से लगातार कहानी इसकी चलती रहती है। प्रोसेस कंटिन्यू, ये कॉन्ट्रैक्शन कब तक होगा, जब तक कैल्शियम आयन दोबारा सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी सिस्टर्नी में दोबारा पंप नहीं हो जाता। जब कैल्शियम आयन जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दोबारा जब चला जाएगा तो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर दोबारा मास्किंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जेड लाइन दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएंगी, जिसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो इस समय रिएक्शन टाइम जो होगा फाइबर का, जो आपके पास वाइट फाइबर रेड फाइबर जो होते हैं, इनमें अलग अलग मसल फाइबर में इनका रिएक्शन टाइम जो होगा अलग अलग होगा, वेरी करेगा। अगर लगातार मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनने लगता है। लैक्टिक एसिड क्यों बनेगा, क्योंकि एनरोबिक ऑक्सीडेशन होने लगेगा ग्लाइकोजन का। तो जब ग्लाइकोजन का एनरोबिक ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में एक्युमुलेट होता है, रिपीटेड एक्टिवेशन बार बार अगर यही कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से थकान होती, फटीग कॉज होता है। मसल्स के पास में एक रेड कलर ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको नाम होता है मायोग्लोबिन। मसल्स मतलब मायोलॉजी, मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी बोलते हैं, तो इस वजह से मायोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन हम समझते हैं रेड कलर, तो ग्लोबिन आ गया। तो मसल्स के पास जो रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोर करने वाला जो पिगमेंट है उसका नाम मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन जो है हमारे रेड फाइबर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मायोग्लोबिन कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा होता है रेड फाइबर में। जब कंटेंट ज़्यादा होगा तो रेडिश अपीयरेंस देती हैं। तो ऐसे मसल्स जिनके पास में मायोग्लोबिन ज़्यादा है और अपीयरेंस देते हैं रेड, तो ऐसी मसल्स का नाम है रेड फाइबर, या ऐसे मसल्स फाइबर का नाम है रेड फाइबर। ये मसल्स के पास में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं और एटीपी को प्रोड्यूस करती हैं। ऐसी मसल्स को बोलते हैं एरोबिक मसल्स। तो रेड जो मसल्स फाइबर होते हैं ये एरोबिक मसल्स होती हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास में एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है और मायोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा है। दूसरे शब्द में बताया जाए, कुछ मसल्स ऐसी होती जिनके पास में मायोग्लोबिन बहुत कम अमाउंट में होता है, तो वो रेडिस ना दिखाई दे करके अपीयर कर कैसे दिखती हैं, पेल या वाइट दिखती हैं। तो ऐसे फाइबर का नाम होता है वाइट फाइबर। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है बहुत कम होता है, और लेकिन इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। तो ये बोल सकते हैं रेड फाइबर में, रेड मसल्स फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा, एरोबिक मसल्स होती हैं, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होगा। लेकिन वाइट फाइबर में क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है और बाकी सब कम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम, हीम यानी मायोग्लोबिन भी कम। ये तुम्हारी कैसी होती हैं, ये एनएरोबिक प्रोसेस से अपना एनर्जी लेती हैं। तो वाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो एनएरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए। अब इसमें डायग्राम में देख लेते हैं, कुछ दिया है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में हमको क्या बताया गया है, देखो ये हमारा क्या है, मायोसिन फिलामेंट, ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन फिलामेंट है। अब एक्टिन फिलामेंट की यहाँ से कैल्शियम आयन जो है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में जो एक्टिन फिलामेंट के पास ट्रोपोनिन के पास में ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन की सब यूनिट है उसकी मास्किंग को हटाता है जब कैल्शियम आयन उसके साथ जुड़ गया। तो मास्किंग जब हट गई तो मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट आपस में कांटेक्ट में आ गए, बना लिया क्रॉस ब्रिज। तो मायोसिन का हेड जो है वो उस ट्रोपोनिन की जगह पे जुड़ जाता है जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। इस दौरान में एटीपी का खर्चा होगा, यानी एटीपी कंज्यूम, एटीपी से क्या मिल जाएगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट बन जाता है, क्रॉस ब्रिज बन गया। अब क्या होगा, मसल्स जो होगी यानी कि तुम्हारी क्या कहते हैं, एक्टिन जो फिलामेंट है मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है। एक्टिन जो होगी मायोसिन के ऊपर जब स्लाइड करती है तो इसको बोलते हैं रोटेशन, हो गया स्लाइडिंग रोटेशन, ठीक है। अब जब स्लाइड करेगी तो क्या होगा, ब्रिज टूटेगा। जब ब्रिज टूटेगा तो दोबारा एडीपी इनऑर्गेनिक फास्फेट से
एटीपी दोबारा बन जाता, तो एटीपी दोबारा बन गया। अब यही साइकिल लगातार चलती रहती है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब हमको डायग्राम में क्या दिया गया, ये हमको रिलैक्स कंडीशन बोला गया है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है। तो रिलैक्स कंडीशन में क्या है, ये हमारी जेड लाइन है, ये आई बैंड, ये आई बैंड, एक ये हाफ आई बैंड, एक ये हाफ आई बैंड। और जो आई बैंड ए रीजन को ओवरलैप नहीं करती है तो ए रीजन यानी उस ए रीजन को बोलते हैं एच जोन। यानी एच जोन क्या है, जो ए बैंड का रीजन, ए बैंड का वो रीजन जो आई बैंड से ओवरलैप नहीं होता, उसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, तो ये जेड लाइन, दो सक्सेसिव जेड लाइन के पोर्शन के यानी कि इसके बीच के पोर्शन का नाम होता है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर, तो यानी दो जेड लाइन के बीच का पोर्शन सार्कोमेयर कहलाता है, और जो ए बैंड का जो नॉन ओवरलैप पोर्शन है उसको एच जोन कहते हैं। ये हमारी रिलैक्स कंडीशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा कि आई बैंड जो होंगे अंदर की तरफ खींचे चले आएंगे, आई बैंड अंदर की तरफ खींचे चले आएंगे, सार्कोमेयर क्या होता है, छोटा हो जाता है, एच बैंड भी रिड्यूज हो जाता है। लेकिन जब हम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के समय सार्कोमेयर जो होता है इसके बीच की डिस्टेंस यानी दो सार्कोमेयर आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। देखो, दो सार्कोमेयर आपस में ओवरलैप करने लगे एक तरीके से, और इस कंडीशन में एच जोन डिसअपीयर होता है। यानी एच जोन डिसअपीयर कब होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में। और एच जोन छोटा कब होता है कॉन्ट्रैक्शन में, पॉइंट ये है। तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की जब बात करेगा तो एच जोन डिसअपीयर हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन में जब बोलेगा तो एच जोन रिड्यूज होता है। यहाँ पर एच जोन क्या होगा, रिड्यूस्ड, ये हो गया पॉइंट यहाँ से। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मोमेंट ऑफ थिन फिलामेंट रिलेटिव साइज ऑफ आई बैंड एच जोन। ए बैंड सेम रहता है, आई बैंड पास में आएगा, एच जोन छोटा होगा या मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में डिसअपीयर हो जाएगा। ये हमारा मसल्स के बारे में हो गया। अब हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो स्केलेटल सिस्टम के पास क्या होता है, बोन का फ्रेमवर्क और कुछ कार्टिलेज और बोन मिलकर के स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। स्केलेटल सिस्टम का जो सिग्निफिकेंस है वो मोमेंट में होता है बॉडी के। ये इमेजिन करो कि खाना खा रहे हैं बिना जॉ बोन के, चल रहे हैं बिना लिम्ब के, ठीक है, चल रहे हैं बिना लिम्ब के, और बोन कार्टिलेज जो हैं तो क्या होगा, हम चल ही नहीं पाएंगे एक तरीके से। तो हम ये बोल सकते हैं कि बिना जॉ के और बिना बोन के, ना तो हम बिना जौ के हम खा सकते हैं, चबा सकते हैं खाने को, और ना तो हम बिना लिम्ब बोन के हम चल सकते हैं। तो बोन और कार्टिलेज जो हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये हम बोन क्या होते हैं, हार्ड मैट्रिक्स होते हैं, इनके पास कैल्शियम सॉल्ट होता है। तो बोन कैसी हैं, नॉन प्लाइबल होती हैं। तो बोन क्या है, हार्ड मैट्रिक्स हैं, कैल्शियम सॉल्ट के डिपोजिशन होता है, ये नॉन प्लाइबल होती हैं। और जो तुम्हारे पास कार्टिलेज होता है ये स्लाइटली प्लाइबल होता है, इसके पास कॉन्ट्रैक्टिन सॉल्ट होता है। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के पास में 206 बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेज होती हैं। तो स्केलेटल सिस्टम जो है ये 206 बोन्स और कुछ कार्टिलेज से मिलके बना है। तो इस बोन को हम स्केलेटल सिस्टम को दो प्रिंसिपल डिवीजन में क्लासिफाई करते हैं, पहला एक्सियल, दूसरा पेंडिकुलर। तो दो डिवीजन है, पहला एक्सियल, दूसरा पेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन आती हैं जो हमारी बॉडी की मेन एक्सिस बनाती हैं। तो एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन आती हैं जो बॉडी की मेन एक्सिस बनाती हैं। इनमें स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स आती हैं, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन रखती हैं। तो कौन कौन, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये हमारी क्या एक्सियल स्केलेटन रखती हैं। ठीक है, अब क्या, स्कल जो है कंपोज होता है दो तरीके की बोन से, दो सेट ऑफ बोन, यानी स्कल जो है दो सेट ऑफ बोन से बनता है, एक तो क्रेनियल, दूसरा फेसियल। तो स्कल में टोटल 22 बोन होती हैं, टोटल 22 बोन होती हैं स्कल में। कौन कौन, क्रेनियम में 8 होती हैं, फेसियल में 14 होती हैं। तो 14 8 22 हो गई। क्रेनियल बोन जो हैं ये 8 नंबर में होती हैं, जो हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती हैं ब्रेन की, जिसका नाम क्रेनियम होता है। क्रेनियल बोन जो हैं ये हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग, जो क्रेनियम बोन की आउटर कवरिंग होती है, जो ब्रेन की कवरिंग है उसको बोलते हैं क्रेनियम। यानी दे फॉर्म अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग दैट इज क्रेनियम फॉर अ ब्रेन। फेसियल रीजन में 14 स्केलेटल एलिमेंट होते हैं, विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल।
और इसके पास में एक सिंगल यू शेप की बोन होती है जिसको हाइड बोलते हैं, जो बक्कल कैविटी के बेस पे पाई जाती है। और मिडिल ईयर के पास में, ईच मिडिल ईयर के पास में 3 छोटी छोटी बोन होती हैं, उनमें से एक मेलियस, इंकर, स्टेपिडियस होती है। इनको मिला जुला करके ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। तो स्कल रीजन में, स्कल रीजन जो है ये सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के साथ में आर्टिकुलेट करता है। किसके जरिए से? 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल के जरिए से। तो हम लोग कैसे हैं? डाई कंडाइलिक स्कल होता है। अब यहाँ से देखो, तो क्रेनियल बोन कौन कौन है हमारे पास? एक तो फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन कितनी होती? एक होती। फ्रंटल बोन एक होती, फ्रंटल बोन एक है। पैराइटल बोन 2 होती हैं, टेम्पोरल बोन 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल बोन 1 होती हैं, और स्फेनॉइड भी 1 होती है, एथमॉइड भी 1 होती है। तो टोटल जो हो गई क्रेनियल बोन कौन कौन? 2 2 4 5 6 7 8। तो क्रेनियम की बोन कितनी हो गई? 8। क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन 8 है। कौन कौन हो गए क्रेनियल बोन में? पहला हमारे पास फ्रंटल बोन, फ्रंटल। दूसरा कौन सी हो गई हमारे पास? पैराइटल, पैराइटल बोन। तीसरी हमारे पास टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन। चौथी हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन। पांचवी हमारे पास स्फेनॉइड बोन। छठवीं हमारे पास एथमॉइड बोन। ये 6 बोन होती हैं, जिनमें से 2 पैराइटल और 2 टेम्पोरल होती, बाकी सब सिंगल सिंगल होती। और बाकी बची हुई जो आ गई हमारे पास में कौन बनाती हैं? बाकी बची हुई जो पार्ट हैं वो बनाती है हमारे किसकी? फेसियल बोन। तो फेसियल बोन में कौन है? फेसियल बोन में लैक्राइमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्जिला, मैंडिबल और हाइड बोन। ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीपिटल कंडाइल भी होते हैं। तो ये वाला जो रीजन दिखाया है ये हमारा ऑक्सीपिटल कंडाइल है। ये बेस वाला हमारा हाइड बोन हो गई। ये वाला मैंडिबल, मैंडिबल कैसी है? मूवेबल बोन है, मूवेबल बोन। यही एक ऐसी बोन है जो मूव करती है, मैंडिबल। मैक्जिला ये हमारे पास में हो गई। ये मैक्जिला जो अपर लिप्स को बनाती है, ये जाइगोमेटिक होती है। ये नाक की हड्डी है, नेजल बोन। ये जहाँ पे आँखें पाई जाती है वो लैक्राइमल बोन हो गई। और ये जो है लैक्राइमल बोन है। और ये जो वाइट वाले पार्ट दिख रहा है ये हमारी एथमॉइड बोन है। ठीक है। और जो स्फेनॉइड बोन होता है, ये स्फेनॉइड बोन जो होता है हमारी आई का बेस बनाती हैं। एथमॉइड बोन क्या होता है? एक एच शेप का स्ट्रक्चर होता है जो इसको कवर करता है, बेस ऑफ स्कल। तो बेस ऑफ स्कल पे कौन होती? एथमॉइड बोन। तो बेस ऑफ स्कल के पास में कौन होती है? एथमॉइड बोन, एथमॉइड बोन। और जो स्फेनॉइड बोन होती है, स्फेनॉइड बोन, ये स्फेनॉइड बोन क्या है? ये हमारा क्या किस में पाई जाती है? एक तरीके से ऑर्बिट ऑफ आई, आई ऑर्बिट में बोल सकते हैं। आई ऑर्बिट से संबंध रखती है हमारी स्फेनॉइड बोन। और जो एथमॉइड बोन होती है वो बेस ऑफ स्कल बनाती है। तो ये हमारा इसका, ये हमारी ऊपर वाली फ्रंटल हो गई, ये पैराइटल हो गई, ये वाली टेम्पोरल हो गई, ये ऑक्सीपिटल हो गई। और ये जो 2 दिखे गए हैं ये वाले पार्ट, ये हमारे क्या? ऑक्सीपिटल कंडाइल हैं। ये हमारा डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन स्कल का। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा था? स्कल रीजन में सुपीरियर, स्कल रीजन जो है ये वर्टिब्रल कॉलम का जो ऊपर वाला रीजन होता है इसको सुपीरियर रीजन बोलते हैं। ये स्कल के साथ में जुड़ता है। ठीक है। तो किसकी हेल्प से? 2 ऑक्सीपिटल कंडाइल जिनको बोलते हैं डाइकंडाइलिक स्कल। तो हमारे पास में स्कल में कितनी हड्डियाँ आ गई? स्कल में, स्कल में कितनी आ गई? एक तो 22 तो थी ही। दोबारा देख लेते हैं कौन कौन है। एक तो क्रेनियम, स्कल में क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन कितनी? 8 है। दूसरा फेसियल बोन, फेसियल बोन कितनी है? 14 है। तीसरा हमारे पास ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स कितनी होती हैं? 6 नंबर में। ठीक है। और जो चौथा है हमारे पास हाइड बोन होती है, हाइड बोन होती कितनी? 1। तो कितनी हो गई? 6 7 और ये 22। तो टोटल आ जाती हैं 29।
तो 29 बोन जो होती हैं हमारी वो स्कल में पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारी जो क्या कहते हैं जो हाइड बोन होती है ये यू शेप की होती है, ये किसी बोन से नहीं जुड़ती है। ये कहाँ से जुड़ती है? बक्कल कैविटी की बेस से। और जो सबसे छोटी हड्डी होती स्टेपीज होती, स्मॉलेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट बोन कौन है? स्टेप्स। स्टेप्स जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन हो जाती है ह्यूमन बॉडी की। और लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट तो पता ही है, फीमर। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो बोन कौन है हमारे पास? फीमर होता है। फीमर को बोलते हैं थाई बोन। फीमर का नाम थाई बोन होता है। तो आगे हम देख लेते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के पास में 26 सीरियली अरेंज यूनिट होती हैं जिनको आप वर्टिब्री बोलते हैं। वर्टिब्रल कॉलम बनता है 26 छोटी छोटी हड्डियों से बनता है जिनको नाम होता है वर्टिब्री। ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ होता है? डॉर्सली होता है। डॉर्सली मतलब पीछे। कहाँ से निकलता है? ये स्कल के बेस से निकलता है और ये हमारी बॉडी का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। ट्रंक का मेन फ्रेमवर्क बनाता है। फॉर्म द मेन फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक। हर वर्टिब्री के पास में एक सेंट्रल हारो पोर्शन होता है जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। यहीं से स्पाइनल कार्ड पास करते हैं। तो हर वर्टिब्री के पास में सेंट्रल न्यूरल पोर्शन है जिसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं। इसी कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पास होती हैं। पहली वर्टिब्री का नाम है एटलस, जो आर्टिकुलेट करती है ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ। तो फर्स्ट वर्टिब्री एटलस है जो आर्टिकुलेट करती है ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ। वर्टिब्रल कॉलम जो है 4 रीजन में 1 2 3 4 5 रीजन में डिफ्रेंशिएटेड होता है। पहला सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, कॉक्जियल। तो इसका एक फार्मूला होता है, कैसे लिखते हैं? C7, सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, ठीक है, और लंबर होती हैं 5, सेक्रम होती हैं फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है, सेक्रम 1 फ्यूज्ड होती है और कॉक्सिक्स भी 1 फ्यूज्ड होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 26 वर्टिब्री हो गए एडल्ट में। तो कौन कौन? सर्वाइकल, सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर हो गया, सेक्रल हो गया, कॉक्जियल हो गया। ये रीजन जो हैं ये हमारा स्कल से शुरू होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रिया 7। सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती लगभग सारे मैमल में, ह्यूमन को भी इंक्लूड करके। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना और जो हेड के साथ में हेड को सपोर्ट करती है। तो वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या है? स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करना और हेड को सपोर्ट करना। और क्या करता है? ये रिब के अटैचमेंट के लिए भी काम करता है और जो हमारा जो बैक का मस्कुलेचर बनाता है, यानी कि जो बैक रीजन है डोर्सल रीजन का मस्कुलेचर पार्ट ही बनाता है। स्टर्नम जो है ये फ्लैट बोन होती है, ये हमारी थोरैक्स के वेंट्रल मिड लाइन यानी कि वेंट्रल रीजन में बीचों बीच से पास होती है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम को बोलते हैं ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या देखो, यहाँ पे ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे दिखाई गई है जो कितनी होती हैं? 7 नंबर में। ठीक है, थोरेसिक कितनी होती हैं? T12 हमारे 12 नंबर में हो गई। लंबर कितनी होती है हमारे पास में? 5 होती हैं। सेक्रम कितनी होती है? 1 होती। कॉक्सिक्स 1 फ्यूज्ड होती है। तो ये वाला जो रीजन हमको दिखाया गया है, ये रीजन का जो शेप दिख रहा है ये हमको दिख रहा है कॉन्वेक्स। और ये वाला ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हमारा बाहर की तरफ है, ये वाला कौन? अंदर की तरफ है। तो ये वाला हमारा सरफेस जाता है कॉनकेव। तो सर्वाइकल वर्टिब्री कॉन्वेक्स शेप में होती हैं। इसका सर्वाइकल वर्टिब्री का जो सर्वाइकल रीजन होता है कॉन्वेक्स जैसा दिखता है, कॉन्वेक्स शेप में है, और थोरेसिक रीजन जो है कॉनकेव होता है। फिर ये जो लंबर वाला चलता है, लंबर वाला कैसा जाता है? कॉन्वेक्स जाता है। और जो सेक्रम वाला होता है, सेक्रम कॉक्सिक्स वाला, ये हमारा चलता है कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसा शेप चलता है। तो ये हमारा कैसा है? राइट लेटरल व्यू है वर्टिब्रल कॉलम का। कैसा व्यू है? राइट साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में आगे देख लेते हैं क्या कहता है। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स
ईच रिब्स इज अ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो हमारे पास में 12 पेयर्स रिब्स होती हैं। हर रिब्स कैसी है, एक पतली फ्लैट बोन होती है जो पीछे यानी डॉर्सल रीजन से वर्टिब्रल कॉलम से और सामने से स्टर्नम से जुड़ती है। तो इसके पास में रिब्स के पास कितनी आर्टिकुलेशन सरफेस हो गई, 2 आर्टिकुलेशन सरफेस। तो इस वजह से डॉर्सल साइड पे 2 आर्टिकुलेशन सरफेस है, इस वजह से रिब्स को बोलते हैं बाइसेफेलिक। पहली 7 पेयर रिब्स जो होती हैं उनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं किससे, थोरेसिक वर्टिब्री से, और सामने से कनेक्टेड होती स्टर्नम से। किसकी मदद से, हाईलाइन कार्टिलेज की मदद से। 8वीं 9वीं और 10वीं पेयर रिब्स जो होती हैं ये हमारी स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, लेकिन ये हाईलाइन कार्टिलेज की मदद से ये 7th ट्रू रिब्स से कनेक्टेड होती हैं। तो इस वजह से इनको बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्डल रिब्स या फॉल्स रिब्स बोलते हैं। लास्ट की जो 2 पेयर रिब्स होती हैं 11th और 12th, ये वेंट्रली किसी से कनेक्टेड नहीं होती। जो 11 12 यानी लास्ट के जो 2 पेयर रिब्स हैं ये वेंट्रली सामने से किसी से कनेक्टेड नहीं होती हैं और डॉर्सली किससे कनेक्टेड होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। इस वजह से इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम ये लोग मिलकर के रिब केज बनाते हैं। तो रिब केज में कौन कौन आता है, रिब केज में कौन कौन आता है, पहला हमारे पास रिब्स आती है, दूसरा स्टर्नम आता है, तीसरा हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री आती है, थोरेसिक वर्टिब्री ये हमारी। तो ये 3 लोग जो हैं कौन, थोरेसिक वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम मिलकर के रिब केज बना देते हैं। द बोन्स ऑफ लिम्स यानी पहले इस तरह की डायग्राम देख ले, बाद में आगे देखते हैं। तो ये हमको क्या दिखा गया, ये हमारी फ्लैट बोन है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के पास में 3 रीजन होते हैं। इस वाले पोर्शन का नाम होता है, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मैन्यूब्रियम, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं मैन्यूब्रियम। इस वाले पोर्शन, इतने वाले पोर्शन को बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाली इसको बोलते हैं जीफॉइड प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम दिखा है। और ये वाला जो हमको कार्टिलेज दिख रहा है ये कौन सा कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज है। ये कौन सा कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज हो गया। तो ये लास्ट की 11-12 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो वेंट्रली तो किसी से कनेक्टेड नहीं लेकिन डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं। और जो 8 9 10 में फॉल्स रिब्स होती हैं ये डायरेक्ट वेंट्रली 7th पेयर रिब्स से कनेक्टेड होती हैं जो कि ट्रू रिब्स है, और डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से। और जो पहले की जो 7 पेयर रिब्स होती हैं 1 से 7 तक ये हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। क्यों? क्योंकि सामने से स्टर्नम से और पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होती हैं। रिब्स के पास ये 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होती हैं, ये थिन होती, फ्लैट बोन होती, इसी वजह से कैसी होती है, बाइसेफेलिक है। अब लिम्स की बोन और गिरिडल को मिला के बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्चुअल स्केलेटल में हम देख लिए, अपेंडिकुलर स्केलेटल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो लिम्स की बोन आती हैं, दूसरी गिरिडल आते हैं। तो हर लिम्स के पास में 30 बोटियाँ होती हैं, हर लिम्स के पास में 30 बोन होती हैं। अगर हाथ को बोलते हैं, हाथ को फोर लिम्ब बोलते हैं। तो फोर लिम्ब की बोन अगर देखते हैं तो कौन है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, रिस्ट बोन। तो इसको डायग्राम से यहीं पे समझ लेते हैं। तो क्या कहता है हमारे पास में, ये ह्यूमरस है, बोन कितनी होती, 1 होती है। ये रेडियस है, ये अल्ना है, रेडियस भी 1 है, अल्ना भी 1 है। ये कार्पल होती है, कार्पल कितनी होती है हमारे पास में, 8 होती हैं। कार्पल को बोलते हैं रिस्ट बोन भी बोलते हैं, कार्पल को रिस्ट बोन भी बोलते हैं। मेटाकार्पल 5 होती हैं, फेलेंजेज 14 होती। फेलेंजेज को डिजिट भी बोला जाता है, फेलेंजेज को डिजिट्स भी बोलते हैं। तो टोटल कितना हुआ, 14 5। तो टोटल कितनी हो गई, 14 हो गई, 5 हो गई, 8 हो गई, 1 और ये 3 ये हो गई। तो 14 5 कितना हो गया, 19। ठीक है, 19 + 11 कितनी हो जाएंगी, 30 बोन हो गई। तो 30 बोन हमारे पास में फोर लिम्ब के पास होती हैं। कौन कौन, ह्यूमरस होती है, रेडियस, अल्ना। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना को कार्पल को क्या बोलते हैं, रिस्ट बोन बोलते हैं।
जो कि 8 नंबर में होती हैं। मेटाकार्पल को पाम बोन बोलते हैं, पाम बोन कहते हैं हथेली की हो गई, ये 5 नंबर में होती है। फेरेंजेस को डिजिट बोलते हैं, 14 नंबर में होती हैं। और हमको अगला डायग्राम दिखाया गया किसका, पेल्विक गिल्डल का, ठीक है। तो ये हमारे पास में कौन है, फीमर। फीमर इकलौती होती है, कौन सी है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। इसको थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है, ये हमारी थाई बोन है। पटेला जो होती है ये इसको, ये नी कैप है, घुटने की कैप होती है, ठीक है, पटेला। ओके, ये पटेला कितना होता, एक होता है, कप शेप होती, टिबिया एक होती है, फिबुला एक होती, टार्सल 7 होती हैं, मेटा टार्सल 5 होती हैं, फेलेंजे 14 होती हैं। तो टोटल यहाँ पे कितना हुआ, एक थाई बोन, एक पटेला, एक टिबिया, एक पटेला, एक टिबिया, एक थाई बोन हो गया, और एक हमारे पास में फिबुला, एक फिबुला, और एक और 7 है टार्सल, 5 है मेटाटार्सल, और 14 है फेलेंज। इन सब को जोड़ दिया जाएगा तो इससे भी 30 बोन ही बनती हैं। ये हो गया हमारे पास। तो ये कॉक्सियल बोन कितनी होती हैं, 2 कॉक्सियल बोन होती हैं। तो एक पेल्विक ग्रेडल में 3 छोटी छोटी कॉक्सियल बोन होती, कौन, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस को मिला के बोलते हैं कॉक्सियल बोन, और ये हमारा क्या होता है, सेक्रम होता है यहाँ से, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे क्या है तो हमने क्या देख लिया, एक तो फोर लिम्ब में देख लिया, ठीक है। फोर लिम्ब में किसका दिया है, पेक्टोरल ग्रिडल में, और अपर आर्म यानी कि इसका फ्रंटल व्यू दिया गया है, राइट पेक्टोरल ग्रिडल। ये डायग्राम किसका है, राइट हाथ, राइट हैंड का है, ठीक है। ये हमारा राइट पेक्टोरल ग्रिडल है। तो राइट पेक्टोरल ग्रिडल में क्या देखा, ह्यूमरस होता है, रेडियस, अल्ना, कार्पल को रिस्ट बोन बोलते हैं जो कि 8 नंबर में होती हैं। मेटाकार्पल को पाम बोल बोलते हैं 5 नंबर में, फेलेंजे डिजिट बोलते हैं 14 नंबर में होती हैं। फीमर जो है ये थाई बोन है। ये भी किसका व्यू दिया गया है, ये भी राइट साइड। तो राइट पेक्टोरल ग्रिडल का डायग्राम है, राइट पेल्विक ग्रिडल का है। ये अपर लिम्ब, ये अपर आर्म है, ये लोअर लिम्ब है, यानी कि ये भी फ्रंटल व्यू है, दोनों फ्रंटल व्यू हैं, दोनों राइट साइड के हैं, ठीक है। तो फीमर को थाई बोन बोलते हैं, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है। टिबिया, फिबुला, टार्सल को एंकल बोन बोलते हैं जो कि 7 नंबर में होती, मेटा टार्सल 5 नंबर में होती है, फेलेंजे डिजिट यानी 14 नंबर में होती हैं। कि ये जो है हमारी लेग की बोन होती हैं, इनको बोलते हैं हाइंड लिम्ब, यानी लेग को बोलते हैं हाइंड लिम्ब और हैंड को बोलते हैं फोर लिम्ब। तो एक कप शेप की बोन होती है जिसको पटेला बोलते हैं, ये हमारी नी को यानी घुटनों को सामने से यानी वेंट्रली कवर करती है, इसको बोलते हैं नी कैप। पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल, पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल बोन जो होती हैं ये आर्टिकुलेट करती हैं अपर और लोअर लिम्ब, यानी कि पेक्टोरल ग्रिडल अपर लिम्ब के साथ आर्टिकुलेट करती हैं और पेल्विक ग्रिडल लोअर लिम्ब के साथ आर्टिकुलेट करती हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल एंड पेल्विक ग्रिडल बोन हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली विद एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन के साथ में पेक्टोरल ग्रिडल अपर पार्ट के साथ कनेक्शन बनाएगी एक्सियल स्केलेटन के साथ, और लोअर लिम्ब जो हैं वो एक्सियल स्केलेटन के साथ पेल्विक ग्रिडल की हेल्प से जुड़ती हैं। हर ग्रिडल के पास में 2 कॉक्सियल बोन होती हैं, हर ग्रिडल के पास में 2 कॉक्सियल बोन होती हैं। हाफ पेक्टोरल ग्रिडल के पास में, हाफ पेक्टोरल ग्रिडल के पास में एक क्लेविकल होती है और एक स्केपुला होती है। एक पेक्टोरल ग्रिडल के पास एक क्लेविकल एक स्केपुला होती है। स्केपुला जो है लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है जो डॉर्सल यानी पीछे थोरेक्स रीजन में, यानी कि थोरेक्स और यानी ये बोल सकते हैं सेकेंड थोरेसिक वर्टिब्री और 7th थोरेसिक वर्टिब्री के बीच में हमारा जो है पीछे साइड आपका स्केपुला लाई करता है जो कि लार्ज और ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। स्केपुला के पास में कुछ उभार जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं स्पाइन। इनसे फ्लैट और एक्सपेंडेड प्रोसेस से निकलती है, इनको बोलते हैं एक्रोमियम। तो एक्रोमियम कहाँ से निकलती है, स्केपुला के स्पाइन से। क्लेविकल जो है किसके साथ आर्टिकुलेट करती है, एक्रोमियम प्रोसेस के साथ। तो एक्रोमियम प्रोसेस के नीचे गड्ढा पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। अब इसी ग्लिनोइड कैविटी के साथ में ह्यूमरस का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है और बनाता है शोल्डर जॉइंट। तो ईच क्लेविकल कैसी है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बोन है
क्लेविकल कैसी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बोन होती है, इसके पास दो कर्वेचर होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं कॉलर बोन। तो हमारे पास में क्या है, दोबारा देख लेते हैं। पेक्टोरल और पेल्विक ग्रेडल। तो पेक्टोरल ग्रेडल जो है एक्सियल स्केलेटन के अपर आर्टिकुलेशन बनाती हैं, पेल्विक ग्रेडल जो है एक्सियल स्केलेटन का लोअर लिम्ब के साथ आर्टिकुलेशन बनाती हैं। तो हर ग्रेडल के पास में दो हाफ होते हैं। तो पेक्टोरल ग्रेडल का ईच हाफ जो है उसके पास में एक क्लेविकल होता है और एक स्केपुला होता है, ठीक है। तो स्केपुला कैसा है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, ये डॉर्सल साइड में लाई करती है थोरेक्स रीजन में, यानी कि सेकेंड और सेवेंथ थोरेसिक वर्टिब्री में। तो हम इसको याद करने का ट्रिक है ट्रिपल एस। तो एस से स्केपुला, एस से हो गया सेकेंड, एस से हो गया सेवेंथ। तो सेकेंड सेवेंथ ये क्या है, थोरेसिक वर्टिब्री। तो सेकेंड और सेवेंथ थोरेसिक वर्टिब्री के बीच में स्केपुला जो है वो डॉर्सली लाई करता, डॉर्सली लाई करता है हमारा स्केपुला। कैसी, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है, ठीक है। अब डॉर्सल और फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी स्केपुला के पास, इससे कुछ उभार जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिनको स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन से निकलती हैं कुछ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस से निकलती हैं, तो उसको बोलते हैं एक्रोमियम। तो एक्रोमियम प्रोसेस स्पाइन से निकलती है। अब क्लेविकल जो है इसी एक्रोमियम के साथ में जुड़ जाती है, ठीक है। अब एक्रोमियम के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसको ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। इसी ग्लिनोइड कैविटी के साथ में ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है और बनाता है शोल्डर जॉइंट बनाता है, या इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट को ही बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो क्लेविकल कैसी लॉन्ग और सिलेंड्रिकल बोन होती है, इसके पास दो कर्वेचर होते हैं और इसको कॉलर बोन भी कहते हैं। पेल्विक ग्रेडल के पास में दो कॉक्सियल बोन होती हैं। हर कॉक्सियल बोन के पास में तीन छोटी छोटी बोन का फ्यूजन होता है, उनमें से एक इलियम, इशियम और प्यूबिस होती हैं। और जिस पॉइंट पे फ्यूज करती हैं ये बोन, उसके ऊपर एक कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। यानी कि फ्यूजन ऑफ पॉइंट ऑफ थ्री बोन्स, उसके ऊपर एक कैविटी जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं। इसी एसिटाबुलम कैविटी के साथ में आपकी जो फीमर का जो हेड है वो आर्टिकुलेट करता है, यानी थाई बोन का हेड आर्टिकुलेट करता है। और जो दो हाफ होते हैं, दो हाफ पेल्विक ग्रेडल मीट करती वेंट्रली, यानी सामने से मीट करती हुई बनाती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के पास फाइब्रस कार्टिलेज होता है। अब जॉइंट देखते हैं, जॉइंट में क्या, जॉइंट जो है इस सारे मूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें बोनी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। लोकोमोटिव मोमेंट के पास में कोई एक्सेप्शन नहीं है। लोकोमोटिव मोमेंट आर नो एक्सेप्शन टू दिस। लोकोमोटिव मोमेंट के पास कोई एक्सेप्शन नहीं है। जॉइंट क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे दो बोन्स आपस में कांटेक्ट करती हैं, या बोन के बीच में होगा, या बोन कार्टिलेज के बीच में कांटेक्ट पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं जॉइंट। अब फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स यूज्ड टू कैरी आउट बाय द मोमेंट थ्रू जॉइंट्स, यानी कि मसल्स के द्वारा जो फोर्स जनरेट किया जाता है उसकी वजह से जो मोमेंट होता है वो कौन कराता है, जॉइंट कराते हैं। यहाँ पे जो जॉइंट है फलक्रम की तरीके से काम करते हैं। मोबिलिटी ऑफ दिस जॉइंट, यानी कि जॉइंट की जो मोबिलिटी डिपेंड करती है अलग अलग फैक्टर पे, यानी मोबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स आर डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर। जॉइंट जो है क्लासिफाई किए जाते हैं तीन मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म में, एनाटॉमिकल नहीं, स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में जॉइंट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला कौन है हमारे पास में, फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। तो फाइब्रस जॉइंट के पास में क्या है, ये किसी भी तरीके का मोमेंट अलाउ नहीं करते। इस तरीके का जॉइंट जो है हमारी स्कल बोन में, जो कि फ्लैट स्कल बोन में देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो आपकी जो स्कल बोन है वो फ्यूज करते एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो स्कल बोन आपस में जुड़ती है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिनको बोलते हैं सूचर्स, जो आगे चल के क्रेनियम बनाती हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट में इनमें जो है लिमिटेड मोमेंट होता है, तो ये जो है कार्टिलेज की हेल्प से ये बोन जुड़ती हैं। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होती है बोन और बोन के बीच में कार्टिलेज होता है। तो ये जॉइंट जो है एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में होता है। वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रल कॉलम में
दो पास पास की वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट होगा उसका नाम होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसमें जो है कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है ये लिमिटेड मोमेंट अलाउ करता है, अलाउ लिमिटेड मोमेंट। साइनोवियल जॉइंट जो है इसके पास में दो बोन के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी का नाम साइनोवियल कैविटी। इसी कैविटी में एक फ्लूइड पाया जाता है, इस फ्लूइड का नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ये क्या करता है, कंसिडरेबल मोमेंट शो करता है, यानी कि ये परफेक्ट मोमेंट अलाउ करता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मैनी अदर मोमेंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यानी कि साइनोवियल जॉइंट भी साइनोवियल जॉइंट है, ये क्या करता है, सारे तरीके के लोकोमोशन और भी मोमेंट अलाउ करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारा ह्यूमरस का हेड और पेक्टोरल ग्रिडल यानी ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में आर्टिकुलेट करता है। हिंज जॉइंट यानी नी जॉइंट होता है। पाइवट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है वो कार्पल के बीच में पाया जाता है। सैडल जॉइंट जो है कार्पल मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है। थंब के कार्पल मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट, और कार्पल के बीच में जो होता है ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, कार्पल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट है, और एटलस और एक्सिस के बीच में पाइवट जॉइंट होता है, जो नी जॉइंट को हिंज जॉइंट बोलते हैं, और ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल के बीच में जो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब यहाँ से कन्फ्यूजन होता है एटलस और एक्सिस, कौन कौन, एटलस और एक्सिस, तो इनमें से कौन पहली वर्टिब्री है, कौन दूसरी वर्टिब्री है। तो यहाँ पे एटलस जो है फर्स्ट वर्टिब्री है और एक्सिस जो है सेकेंड वर्टिब्री है। ये फर्स्ट वर्टिब्री सेकेंड वर्टिब्री कैसे याद करेंगे, ए तो दोनों में सेम लेटर, ये टी पहले है एक्स नीचे, तो टी जो है ABCD में फर्स्ट लेटर पे आता है और एक्स जो है लास्ट में आता है। तो टी पहले है तो फर्स्ट वर्टिब्री और एक्स बाद में है तो सेकेंड वर्टिब्री, ये हो गया हमारे पास। अब इसके कुछ डिसऑर्डर वो देख लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, माइस्थीमिया ग्रेविस, ये तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होते हैं, थकान होती है, स्केलेटल मसल वीक होती हैं, पैरालिसिस हो जाती हैं। ये हमारा माइस्थीमिया ग्रेविसिस। माइस्थीमिया मतलब माई मतलब अपना, माई मतलब अपना, अपना मतलब क्या होगा, ऑटो। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कौन है, माइस्थीमिया ग्रेविस। मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक तरीके का, इसमें स्केलेटल मसल डिजनरेट होने लगती हैं। ये कैसा डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसे याद कर सकते हैं, डिस्ट्रोफिन एक जीन होता है, डिस्ट्रोफिन, डिस्ट्रोफिन जो है एक लार्जेस्ट जीन होता है, लार्जेस्ट जीन होता है जिसके पास में 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं, 2.4 मिलियन बेस पेयर होते हैं। तो डिस्ट्रोफिन जीन है तो इस वजह से कैसा हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जेनेटिक डिसऑर्डर, ऐसे याद कर सकते हैं। टिटैनी क्या होती, रैपिड स्पाज, लगातार कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम आयन बॉडी फ्लूइड में कम होने लगते हैं जिसकी वजह से टिटैनी होती। अब टिटैनी को काज कौन करता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी बैक्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी एक क्या है, बैक्टीरिया है जो टिटनेस काज करता है, ठीक है। आर्थराइटिस क्या होता है, आर्थो मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो जॉइंट का इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस मतलब पोर मतलब एक तरीके से फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें बोन मास घटने लगता है और फ्रैक्चर के चांस बढ़ने लगते हैं। इसका कारण क्या है, एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोजन का लेवल घटने लगता है, इसका कॉमन कॉज है। गाउट क्या होता है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जॉइंट में अगर यूरिक एसिड के क्रिस्टल एक्युमुलेट होने लगते हैं तो होता। और यूरिक एसिड कैसा है, लीस्ट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है, और अमोनिया जो है वो मोर टॉक्सिक है, मोर टॉक्सिक है, ठीक है। अब समरी में देख लेते हैं क्या कहता है। मोमेंट जो हैं वो सारे लिम्फ बीन के लिए ज़रूरी हैं। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, सीलियरी मोमेंट और मोमेंट ऑफ फिन्स, लिम्स, विंग्स, ये सब तरीके के मोमेंट होते हैं जो एनिमल शो करते हैं। वॉल्यूंट्री मोमेंट जो है ये एनिमल अपनी इच्छा अनुसार करता है, जो प्लेस चेंज करता रहता है, जिसको बोलते हैं लोकोमोशन। एनिमल जो मोमेंट क्यों करते हैं, खाने की तलाश के लिए, रहने की तलाश के लिए, मेटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, और अच्छा क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट ढूंढने के लिए, और अपने आप को बचाने के लिए। ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती हैं
वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती हैं, सीलरी मूवमेंट शो करती हैं, मस्कुलर मूवमेंट शो करती हैं। लोकोमोशन बहुत सारे मूवमेंट जो हैं उनको मस्कुलर और न्यूरल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी होता है। तो 3 तरीके की मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। पहली स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटल एलिमेंट से अटैच्ड होती हैं, ये स्ट्रेटेड अपीयरेंस देती हैं और वॉल्यूंट्री नेचर में होती हैं। विसरल मसल्स जो हमारी विसरल आर्गन के इनर वॉल में पाई जाती हैं, ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं। तीसरी मसल्स कार्डियक मसल्स होती हैं, ये हार्ट की मसल्स बनाती हैं, ये स्ट्रेटेड होती हैं, ब्रांच होती हैं लेकिन इनवॉलेंट्री होती हैं। मसल्स के पास प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। मसल्स फाइबर जो है एनाटॉमिकल यूनिट है मसल्स फाइबर की, ये पॉइंट है। तो मसल फाइबर क्या है, मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट है। हर मसल फाइबर के पास में बहुत सारे पैरेलली अरेंज मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं और मायोफाइब्रिल के पास में बहुत सारे सीरियली अरेंज यूनिट होती है जिनको सार्कोमेर बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सार्कोमेर बोलते हैं। और ये सार्कोमेर होते हैं फंक्शनल यूनिट। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स कौन है, सार्कोमेर। और एनाटॉमिकल यूनिट कौन है, मसल फाइबर। तो लिख सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर कौन है हमारे पास में, सार्कोमेर। सार्कोमेर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, एनाटॉमिकल यूनिट कौन है, एनाटॉमिकल यूनिट। एनाटॉमिकल यूनिट कौन है आप मसल्स फाइबर की, मसल्स फाइबर की। तो कौन आ जाती हैं हमारे पास, सॉरी, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स कौन है, मसल्स फाइबर है। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स कौन है, मसल्स फाइबर है हमारे पास, ठीक है। हर सार्कोमेर के पास में एक सेंट्रल ए बैंड होता है जो थिक मायोसिन फिलामेंट से बनता है और 2 हाफ आई बैंड होते हैं जो थिन फिलामेंट से बनते हैं, जो जेड लाइन को आइदर साइड यानी जेड लाइन उसको आई बैंड को बाइसेक्ट करती है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं ये पॉलीमर होते हैं, पॉलीमराइज प्रोटीन होती है, उनके पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है क्योंकि मसल्स हैं। मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट होती है वो एक्टिन फिलामेंट के ऊपर रेस्टिंग कंडीशन में प्रोटीन जो ट्रोपोनिन है उसके द्वारा मास्किंग कर दी जाती है। तो मायोसिन हेड के पास में एटीपीएज और एटीपी बाइंडिंग साइट होती हैं। तो मायोसिन के हेड के पास में एटीपीएज एंजाइम होता है और एटीपी बाइंडिंग साइट होती हैं और एक्टिन के लिए एक्टिव साइट होती है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मसल्स फाइबर को सिग्नल भेजता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है, किसके ऊपर, मसल फाइबर के ऊपर, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन जो हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं और कैल्शियम आयन क्या करते हैं, एक्टिन के ऊपर जुड़ते हैं और एक्टिन के ऊपर जब जुड़ते हैं तो ट्रोपोनिन की जो मास्किंग है उसको हटा देते हैं, जिसकी वजह से मायोसिन जो है एक्टिन के साथ में जुड़ जाती है, बनाती क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज क्या करता है, एक्टिन फिलामेंट क्या करता है, पुल करता है, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज क्या करते हैं, यानी कि मायोसिन फिलामेंट के ऊपर एक्टिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैल्शियम आयन जो है दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आ जाते हैं। जब स्लाइडिंग होगा तो उसके बाद में आपका क्या होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक होता है। जब ब्रेक होता है तो दोबारा एटीपी से एटीपी बन जाता है। तो बनने में, क्रॉस ब्रिज बनने में एटीपी खर्चा होता है और क्रॉस ब्रिज टूटने में एटीपी बनता है। तो जब कैल्शियम आयन दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आ जाते हैं तो एक्टिन जो है इनएक्टिव हो जाता है, मतलब दोबारा मास्किंग चढ़ जाती है और क्रॉस ब्रिज क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी मसल्स रिलैक्स हो जाती है। अगर रिपीटेड स्टिमुलेशन हुआ मसल्स किया तो होती है थकान, फटीग। और मसल जो है क्लासीफाई किए जाते हैं रेड और वाइट फाइबर में। किसके बेसिस पे, प्राइमरी अमाउंट ऑफ रेड कलर्ड मायोग्लोबिन पिगमेंट किस में है किस में नहीं है। तो मायोग्लोबिन पिगमेंट रेड मसल्स फाइबर में ज़्यादा होता है, वाइट मसल फाइबर में कम होता है, लेकिन वाइट मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे ज़्यादा है और रेड में सबसे कम होता है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमारा वाइट फाइबर में ज़्यादा है और रेड फाइबर में सबसे कम होता है। और इन्हीं के बेसिस पे, यानी मायोग्लोबिन के अमाउंट के बेसिस पे आप जो है मसल्स को 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक तो रेड, दूसरा वाइट। रेड में मायोग्लोबिन ज़्यादा है, वाइट में कम होता है। मायोग्लोबिन जो है तुम्हारा ज़्यादा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रेड में ज़्यादा होगा, वाइट में कम होगा। तो रेड जो मसल्स होती हैं वो एरोबिकली होती हैं, वाइट मसल्स फाइबर जो होते हैं ये एनरोबिकली
अपना जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। बोन और कार्टिलेज हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं। स्केलेटल सिस्टम के पास में दो रीजन होते हैं, एक एक्सियल दूसरा पेंडिकुलर। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिस और स्टर्नम ये बनाते हैं एक्सियल स्केलेटन। लिम्स, बोन और ग्रेडल ये बनाते हैं पेंडिकुलर स्केलेटन। तीन तरीके के जॉइंट होते हैं जो बोन की वजह से और बोन कार्टिलेज के बीच में बनते हैं। एक तो फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो है ये सारी तरीके के मूवमेंट करता है। तो इसी का साइनोवियल जॉइंट का ही रोल होता है लोकोमोशन में, अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर लोकोमोशन मोमेंट कंप्लीट हुआ। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें न्यूरल में।